हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी बी। तो गाइस, आपने अभी तक ये देखा है कि हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं और ये जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर जो होगा ये लेक्चर 4 है, जिसमें आज हम भारत में आए हुए चार्टर एक्ट, जो कि 4 चार्टर एक्ट आए थे 1793 से 1853 तक, हर 20 साल के अंतराल में आपने एक चार्टर एक्ट देखा है। और गाइज, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सिंपली आपको सर्च मारना है एसएससी बी टेलीग्राम में और वहां पर जाकर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाता हूं। तो गाइज, बढ़ते हैं हमारे पहले चार्टर एक्ट की तरफ। तो अगर मैं बात करूं हमारे पहले चार्टर एक्ट की 1793 की, तो ये क्या करता है कि ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके चार्टर को, यानी कि एक तरीके से रानी ने यह कहा है कि आप अब 20 सालों के लिए और क्या कर सकते हो, ईस्ट इंडिया का जो ओशन एरिया है, वहां पे जो नीचे वाला इंडियन ओशन वाला एरिया है, वहां पर आप अभी भी व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो 20 सालों के लिए इसको रिन्यू कर दिया गया। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको पता है, आपने यहां पे देखा पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, 1784 में क्या होता है कि एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ये कंपनी का होता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अब जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसकी सैलरी है, जो इसकी सैलरी कहां से दी जाएगी, अब वो सैलरी दी जाएगी इंडिया से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीयों से पैसा कमाती है, जो रेवेन्यू यहां से लेती है, उनके द्वारा ही जो इसके मेंबर्स है उनकी सैलरी दी जाएगी। अब इस चार्टर एक्ट ने क्या कर दिया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अफेयर को क्या कर दिया, बदल दिया, एक तरीके से उसको विभाजित कर दिया। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अफेयर क्या होते हैं, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को संपूर्ण रूप से बदल दिया इस चार्टर एक्ट ने। अब ये चार्टर एक्ट बोलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके आर्थिक मुद्दों से हम अलग तरीके से बात करेंगे, और दूसरी चीज जो है, जो इकोनॉमिकल अफेयर है, यानी कि आर्थिक जो संबंध है हमारे, जो आर्थिक की से रिलेटेड जो भी आपके मुद्दे हैं वो हम अलग कर देंगे, उनका आपको अलग तरीके से बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अफेयर्स को अलग कर दिया जाता है। अब आपने यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी रेगुलेशन अब बनाए गए प्रेसिडेंसीज द्वारा, ठीक है, वो अब जरूरी है कि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी, तो यहां पे आपको याद रखना है, प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। ये उस समय अंग्रेजों की, ये मैं बात कर रहा हूं 1793 के आसपास की। तो यहाँ पे ये जो आप 3 प्रेसिडेंसीज देख रहे हो, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, तो ये जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं, ये 3 प्रेसिडेंसीज में अब जो भी नया रूल्स एंड रेगुलेशन वहां की जनता के लिए लाया जाएगा, अब जो भी रेगुलेशन आया है उसको आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लाना पड़ेगा, यानी कि वो जो पार्लियामेंट में ये भी पास होगा, जो ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें आपको ये रेगुलेशन भी पास करवाना पड़ेगा जो कि आप भारतीयों के लिए ला रहे हो। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ कि कौन सा वाला, 1793, यानी कि फर्स्ट चार्टर एक्ट। अब दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1813 में। तो यहां पर दोबारा से कंपनी के लिए एक चार्टर दे दिया कि भाई आप 20 साल के लिए और अधिक क्या कर सकते हो, वहां पे ट्रेड कर सकते हो, वहां पे बिजनेस कर सकते हो। लेकिन इस चार्टर एक्ट ने क्या करा, जो ट्रेड मोनोपोली है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी पहले कि सिर्फ भारत में व्यापार करने का एकल अधिकार, मोनोपोली का मतलब होता है एकल अधिकार, जहां पे आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके पास एकल अधिकार था, मोनोपोली थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया, एकल अधिकार को खत्म कर दिया। लेकिन ट्रेड इन टी, यानी कि जो टी में वो लोग व्यापार करते थे, चाय में व्यापार करते थे, और जो व्यापार करते थे वो चाइना के साथ, उसको बरकरार रखा। यानी कि जो उनका चाय के साथ व्यापार था और दूसरा चाइना के साथ जो व्यापार था, उन दोनों चीजों को यथावत रखा, रिमेन रखा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करे। अब क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट,
कि वो चाहती है कि जो भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करी है उसके ऊपर किसका राज हो, महारानी का राज हो। यानी कि यहाँ पर जो भी अधिग्रहित क्षेत्र हैं वहां पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता पर जोर दिया गया, यानी कि बताया गया वहां पर उन क्षेत्र के लोगों को कि आपका जो भी हेड है, यानी कि जो भी आपका मालिक है वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी है। अब इस समय क्या होता है गाइस कि पहली बार भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रचार करते हैं अपने धर्म का, लोगों को बताते हैं कि आपको ईसाई धर्म में आना चाहिए, इस प्रकार से ईसाई धर्म में बातें हैं। तो पहली बार इसी एक्ट में हुआ था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो भारत में आई और अपने धर्म का प्रचार करने लगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स करा, यानी कि उनको प्रेशराइज करा कि आप 1,00,000 रुपए भारत में प्रमोट करेंगे, भारत को देंगे, किसके लिए, एजुकेशन, रिसर्च और साइंस सेक्टर के लिए, यानी कि शिक्षा, अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा, अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को पीछे लेके नहीं जाना है, भारत को आपने आगे बढ़ाना है। तो शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आपने क्या करना है, हर साल प्रतिवर्ष आपको 1,00,000 रुपए देने हैं। तो ये हो गया गाइस हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तीसरा चार्टर एक्ट आता है यहाँ पे आपका 1833 का। अब इस चार्टर एक्ट ने क्या बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके सारे के सारे कमर्शियल राइट्स, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी कमर्शियल राइट नहीं है, वाणिज्यिक अधिकार कुछ नहीं है, वो अब ट्रेड नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं कर सकती, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेड नहीं कर पाएगी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मात्र वो एक पॉलिटिकल या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रहेगा, यानी कि आपको राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय बनकर वो रह चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा है राजनीतिक या फिर प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज को ध्यान देना है कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, अब इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह के पुकारा जाने लगा, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसका नाम बदल दिया गया और उसे रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसी हिसाब से जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्हें बोला जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल। कब बनाते हैं, 1833, यानी कि जो लास्ट 1833 चल रहा होता है हमारा नवंबर दिसंबर के टाइम का, तो उस समय पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो वॉइसरॉय की काउंसिल होती है इसमें एक लॉ मेंबर भी नॉमिनेट होता है। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं, गवर्नर जनरल की काउंसिल का क्या बनाते हैं, इसको एक टेम्पररी सदस्य बनाया जाता है। और यहाँ पर पहली बार भारत में पहला लॉ कमीशन बनाया जाता है। यहाँ पे आपने विधि आयोग से इस चीज को याद रखना है कि भारत के लिए पहला विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन किस एक्ट में आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब क्या हुआ था कि ये जो आपका पहला विधि आयोग था ये किसके प्रेसिडेंटशिप में यानी कि किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, तो वहां पे आएगा आपका लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ही पहले भारत के क्या थे, लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। अब आपने यहाँ पे देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 4 चार्टर एक्ट थे, हर 20 साल के अंतराल में आए थे, और ये हमारा अंतिम चार्टर एक्ट है जिसमें अब क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको अनलिमिटेड चार्टर दे दिया गया कि अब आप कुछ भी कर सकते हो व्यापार के हिसाब से। यानी कि अभी आप क्या हो, एक प्रशासनिक, एक राजनीतिक निकाय हो, यानी कि एक पॉलिटिकल और एक क्या हो, आप एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या काम करेगी कि यहाँ पर प्रशासन को देखेगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए अगले 20 सालों के लिए क्या बोला गया कि आप अब कुछ भी जो प्रशासन के हिसाब से कार्य कर सकते हो, तो यहाँ पे इनको अनलिमिटेड चार्टर दे दिया गया। लेकिन आपको बताया था कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था वहां पर जो एक लॉ मेंबर था जो कि टेम्पररी मेंबर था उस समय, कानूनी सदस्य, अब उसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। आपको पता है वो कौन है, लॉर्ड मैकाले है। तो ये परमानेंट मेंबर बन गया गवर्नर जनरल की काउंसिल का। ठीक है, अब ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, अब जो ये इंडिया के लिए जो अभी लॉ बनाएगी इसके लिए जरूरी होगा कि वो यहाँ पर 6 प्रेसिडेंसी, आपको मैंने अभी देखा बताया था 1793 के आसपास भारत में कुल 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना
जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद आज आप 1853 में देख सकते हो इनके पास 6 प्रेसिडेंसीज हो गई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर भारत के लिए गवर्नर जनरल कोई कानून बनाएंगे तो उन्हें 6 प्रेसिडेंसीज के हर मेंबर से और साथ ही साथ बंगाल सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर भी आएगा इस लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, जो कि नॉमिनेट होगा गवर्नर जनरल के द्वारा। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो ब्रिटिश जो यहाँ पर टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसीज हैं, वहां पर अगर कोई भी कानून बनना है तो वो कानून पास करवाया जाएगा और वहां पर हर प्रेसिडेंसीज का एक मेंबर होगा और साथ ही साथ बंगाल सुप्रीम कोर्ट का भी एक मेंबर होगा, जो कि नॉमिनेट करवाया गया होगा किससे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत 6 के 6 प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स आएंगे और साथ ही साथ एक मेंबर भी आएगा जो कि बंगाल सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से चीफ जज या फिर कोई नॉर्मल जज भी हो सकता है। अब ये सब मिलकर ही किसी के लिए नया कानून बनाएंगे, बेसिकली वो सिटीजन्स के लिए नया कानून बनाएंगे। अब इसी को मद्देनजर देखते हुए मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूं कि जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, इसके तहत भारत में पहली बार आपको संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि जब आपका कोई भी कानून है वो किसी के सुझाव से, यानी कि बहुत लोगों के सुझाव या फिर सम्मति से, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो अप्रूवल, वोटिंग सिस्टम से अगर हो तो हम उसे क्या कहते हैं? वो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो अब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में है और वो सब मिलकर इसको चुनाव करेंगे और उसके बाद ही वो कानून बन पाएगा। अब ये एक्ट क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है कि भारत में सिविल सर्वेंट यानी कि सिविल सेवकों को चुनने के लिए एक ओपन कंपटीशन, यानी कि आप मान सकते हो पेपर की क्या करता है? रिकमेंडेशन करता, सुझाव देता है कि यहाँ पर अब जो सिविल सेवक चुने जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, जेलर, सुपरिटेंडेंट, ये सब चुने जाएंगे किस लिए? ताकि एक ओपन कंपटीशन चयन प्रक्रिया होगी, खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसके तहत हमारे सिविल सर्वेंट चुने जाएंगे। और इसके लिए एक कमेटी का गठन होता है जिसको हम बोलते हैं मकाले कमेटी। अब लॉर्ड मैकाले अलग है और ये मकाले अलग है। वो लॉर्ड मैकाले जो है वो है लॉ मेंबर, और ये जो आपके मकाले कमेटी है ये दूसरी कमेटी है। अब यहाँ पे आपने इस चीज को और ध्यान देना है गाइस कि इस कमेटी को हम पहला बोलते हैं इंडियन सिविल सर्वेंट की पहली कमेटी भी कहते हैं। किसको? लॉ कमेटी को, जो कि स्थापित हुई थी 1854 में, जिसको ये देखना था कि भारत में जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा और इनकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे कराई जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कि अंग्रेजों के समय में जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने आप चुनकर आ जाते थे, जो अंग्रेजों के करीब होते थे, जो अंग्रेजों की बात मानते थे। जैसे कि कोई भी राजा है, उसका कोई बच्चा है, कोई भाई है, कोई बेटा है, तो उसको पर्टिकुलरली ये लोग उठाकर सिविल सर्वेंट्स बना देते थे, या फिर आप मान लीजिए उसको जज बना देते थे, उसको तहसीलदार बना देते थे, उसको एसडीएम बना देते थे, उसको कलेक्टर बना देते थे। उसकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती थी। लेकिन अब आपने देखा कि यहाँ पर अब क्या होने लगा? एक प्रतियोगी परीक्षा, एक कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी अब अपने फायदे के लिए कोई भी सिविल सर्वेंट आप बन जाओगे, ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक कंपटीशन होगा जिस कंपटीशन के आधार पर आपको सिविल सर्वेंट के तौर पर चुना जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि सिविल सर्वेंट भारत के सबसे पहले कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये चीज आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस। तो गाइस ये थे हमारे चारों के चार चार्टर एक्ट्स जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। और अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए, जैसे कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, अगर आपको ज्योग्राफी पे चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी पे चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर आपको कोई भी प्रीवियस एग्जाम्स चाहिए, सॉल्व पेपर चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिखें, तो उसके लिए मैं जरूर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।